आप एक एंगल बना दीजिए, फ्रिक्शन एंगल। एक फ्रिक्शन एंगल में लिखिए, फ्रिक्शन एंगल में लिखिए, इट इज ए एंगल, फ्रिक्शन एंगल में लिखिए, इट इज ए एंगल मेड बाय, इट इज एंगल मेड बाय नेट कांटेक्ट फोर्स, एंगल मेड बाय नेट कांटेक्ट फोर्स with normal net contact force with normal के साथ जो नेट कांटेक्ट फोर्स एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन एंगल। अब समझिए कांटेक्ट फोर्स क्या है, नेट कांटेक्ट फोर्स क्या है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कांटेक्ट फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट के कारण लग रहा है। अब कांटेक्ट फोर्स में सभी फोर्स आ गया, जैसे फ्रिक्शन भी अपने आप में कांटेक्ट फोर्स है, बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। अच्छा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है या नहीं है, क्या बिना दो सरफेस कांटेक्ट के नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है, नहीं लग सकता। पर कुछ फोर्स है जिसको बोलते हैं फील्ड फोर्स, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों कैटेगरी आता है, जैसे फ्रिक्शन वगैरह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, पर जैसे प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया या प्योर मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब मान लो एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है मान लो, दूसरा मैग्नेट, अब क्या इसको एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हैं, ये कांटेक्ट फोर्स में नहीं आएगा। तो कहना है कि एक बॉडी पे जितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट लेंगे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए हम लोग लिखे नेट कांटेक्ट फोर्स। देखिए जरा समझिए, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, अब अगर ये प्योर रेस्ट में है, इसमें कोई टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन ही नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन का एंगल भी नहीं है। पर अगर इसमें टेंडेंसी है, मान लो इधर मूव करने का टेंडेंसी है तो इधर फ्रिक्शन होगा, इधर मूव करने की टेंडेंसी है तो उधर फ्रिक्शन होगा, या मूव कर रहा होगा तब भी फ्रिक्शन होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसमें किसी न किसी डायरेक्शन में टेंडेंसी है इसका मूव करने का, तो मान लो इस डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन एफआर बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स। अब इसमें और कौन सा कांटेक्ट फोर्स है, देखो एक नॉर्मल तो लग ही रहा है, इसके ऊपर एक नॉर्मल तो लगेगा, अब एक mg लगेगा, एक mg लगेगा इस मास पे। अब मास में mg जो है वो तो कांटेक्ट फोर्स है नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो जनरल केस में यही दो कांटेक्ट फोर्स बचता है आपके पास, क्लियर है मेरी बात? जनरली यही दो कांटेक्ट फोर्स है। अब दोनों का रिजल्टेंट दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट ये नहीं है, यही है नेट कांटेक्ट फोर्स, यही है हमारा नेट कांटेक्ट फोर्स, है ना।
अब ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम लोग बोल देंगे फ्रिक्शन एंगल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो थीटा है इसी का नाम है फ्रिक्शन एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो हम जानते हैं वेक्टर तो कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, तो ये जो fr वेक्टर है उसको यहाँ पे ला सकते हो, बहुत ध्यान समझो। देखो ये आपका नॉर्मल वेक्टर और ये आपका नेट कांटेक्ट फोर्स, ये आपका नेट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब अगर फ्रिक्शन एंगल को यहां से उठाकर यहां रख दोगे तो ये बन जाएगी, ये आ जाएगा फ्रिक्शन एंगल, मतलब फ्रिक्शन, और यही है आपका एंगल। तो यहाँ पे आप चाहो तो tan थीटा से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन अपोजिट बाय बेस, इसका बेस हो गया Fr बाय n। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी ये कौन सा फ्रिक्शन है? आंसर कोई सा भी हो सकता है। अगर बॉडी चल रहा है तो ये काइनेटिक हो सकता है, बॉडी रुका हुआ है तो स्टैटिक हो सकता है। अब अगर हमें फ्रिक्शन पता नहीं है तब तो इतना ही हम लोग कर सकते हैं, पर अगर फ्रिक्शन पता हो तो हम यहाँ म्यू एस है म्यू एन लिख सकते हैं, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन जो भी हो पर होगा तो म्यू एन ही, अगर स्टैटिक्स हो तो म्यू एस, काइनेटिक हो म्यू पी। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं म्यू एन बाय एन, एन से एन कैंसिल हो गया तो tan थीटा की वैल्यू आ जाता है म्यू। अब ये म्यू कुछ भी हो सकता है, काइनेटिक भी और स्टैटिक्स भी। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? कहीं पे कोई दिक्कत? चलिए बस इतनी बातें हैं, इसे नोट कर लीजिए, डायरेक्ट कभी यूज हो जाए, इसी तरीके से थ्योरी में पूछ लिया जाए तो अलग बात है। बाकी न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इसका यूज है नहीं। यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर ही दीजिए कि फ्रिक्शन एक्टिंग इज काइनेटिक। अगर फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो काइनेटिक है, यही tan थीटा इक्वल टू हम बोलेंगे म्यू के, और if friction acting is limiting, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो इसी tan थीटा को हम लोग बोल देंगे म्यू एस। स्टैटिक्स में ओके, आई होप हो गया। दूसरा हेडिंग बनाइए, एक और एंगल पढ़ना है हमें, दो एंगल पढ़ना है फ्रिक्शन में। इसको बोलते हैं रिपोज एंगल या एंगल ऑफ रिपोज, जैसा भी नाम दे एक ही बात है। तो दूसरा हेडिंग बना दीजिए रिपोज एंगल या एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज या रिपोज एंगल। अब उसको बहुत ध्यान समझिए, बहुत ही बेसिक बातें हैं। एंगल ऑफ रिपोज या रिपोज एंगल एकदम बेसिक चीजें, बहुत ध्यान से देखेंगे एक मिनट तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज क्या है? हो गया, ये बोर्ड वर्क हो गया, जल्दी से कंप्लीट करें। किसी का रिमेनिंग है तो आइए क्लीन करो मैं बोर्ड, है ना। आइए एंगल ऑफ रिपोज, आप हेडिंग क्या दे दी? रिपोज एंगल या एंगल ऑफ रिपोज, है ना, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। आइए देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन में होता है।
जैसे मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेस को अगर एक को इंक्लाइन करें तो दोनों के बीच का एंगल, पर कब एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वो मिनिमम एंगल है जिसपे ऊपर वाले सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक स्टार्ट हो जाए मूव करना, जस्ट स्टार्ट हो मूव करना। ध्यान से देखिए, जैसे मान लो इस दोनों सरफेस के बीच अभी 5 डिग्री का एंगल है, लेकिन इसके ऊपर जो सरफेस है यानी रिमोट वो मूव नहीं कर रहा है, तभी एंगल ऑफ रिपोज नहीं बोलेंगे, अभी भी एंगल ऑफ रिपोज नहीं बोलेंगे। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन एक एंगल ऐसा आएगा जब वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चीजें समझ में आएगा। देखो अभी नहीं मूव किया, अभी मूव नहीं किया, अभी मूव नहीं किया, अब देखो मूव करना स्टार्ट हो गया। तो जिस समय मूव करना स्टार्ट हो गया, अब जो दोनों के बीच का एंगल है उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। मैं डायग्राम में भी समझा देता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। देखो मान लो एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, अब इसको हम वेरी कर रहे हैं, इसको हम 0 डिग्री से लेकर आगे बढ़ते जाएंगे और इसके ऊपर हम एक ब्लॉक रख दिए। अब ये ब्लॉक या ये मास जब जस्ट अबाउट टू मूव होगा या जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट होगा, when just begin to slide या move, जब स्लाइड करना है मूव करना जस्ट बिगिन होगा, जस्ट स्टार्ट होगा, उस समय के एंगल को, अगर उसको थीटा दिए हैं इसका सिंबल कुछ अलग बनाते हैं क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक में है, तो उसको थीटा बनाए तो इसको फाई बना देते हैं। तो इस समय के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज या रिपोज एंगल। तो रिपोज एंगल फिक्स है, ये तभी डिफाइन है जब ये वाला कंडीशन हो, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। क्लियर है? चलिए लिख लेते हैं इस बात को, लिख लीजिए। इट इज एंगल, इट इज ए मिनिमम एंगल, ऐसा लिखो, इट इज ए मिनिमम एंगल, it is a minimum angle of inclination, it is a minimum angle of inclination at which body will start, at which body will start to slide down, body will start to स्लाइड डाउन। ये वाला डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये जो छोटा सा थ्योरी पार्ट था जो अपना बचा हुआ था वो कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वही मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में एंटर करेंगे, वो अच्छा है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। उससे पहले एक और थ्योरी जब हम लोग किए हैं, तो एक थ्योरी आता है जो क्लास 9 में आपको सिखाया जाता है कि पुल और पुश में कौन इजी है। किसी चीज को मानो मूव करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको धकेलो या उसको खींचो। याद आ रहा है कुछ? कौन इजी है, पुल या पुश? पुल। समझ पा रहे हैं? तो क्यों है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग का ही नाम लिख लीजिए कि पुल इज इजियर देन पुश। पुल इज इजियर देन पुश। Pull is easier than push. आई ये टॉपिक फ्रिक्शन में क्यों है ये भी समझ में आए। मान लो कोई आदमी इसको ऐसा धकेल रहा है, कोई मास है, एम मास है, और सेम एक एम मास है, इस एम मास को कोई आदमी ऐसा खींच रहा है, इसको कोई आदमी ऐसा खींच रहा है, ठीक है। और ये बताओ पुल कौन है, पुश कौन है? बहुत बच्चे जिसे कंफ्यूज, पुश और ये अब इजी और हार्ड किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला? जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा वो ऑब्वियस सी बात है हार्ड होगा। कोई चीज को आपको मूव कराना है,
अगर वहां फ्रिक्शन ज्यादा है तो मूवमेंट मुश्किल हो जाए। तो कुल मिलाकर आपको दोनों केस में नॉर्मल निकालना है। ये नहीं हम देखो बॉडी का टेंडेंसी आगे मूव करना है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा और यहाँ पे भी फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा। नॉर्मल तो यहाँ भी ऊपर ही होगा और नॉर्मल यहाँ भी ऊपर ही होगा। आपको समझ में आ गया? अब ना दोनों केस में हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है? आ जाइए, फ्रिक्शन इक्वल टू निकालेंगे तो फॉर्मूला में होगा म्यू एन, काइनेटिक है तो काइनेटिक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको एन निकालना पड़ेगा। बहुत ध्यान से मुझे बताओ, एक फोर्स की तरह mg लग रहा है, तो क्या यहाँ n इक्वल टू mg होगा? यस नो? बोलो जरा, क्या यहाँ n इक्वल टू mg होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अभी एक और फोर्स है ना, ये भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए ये फोर्स जो है मान लो F, जो भी नाम दे रहे हैं अप्लाइड फोर्स, इसका भी तो दो कंपोनेंट बन जाएगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कुछ नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं इस कंपोनेंट का Fx। मैं एंगल के चक्कर में नहीं जा रहा, वैल्यू आपको नहीं, मैं बस समझाना चाह रहा हूं। इसका दो कंपोनेंट हो गए Fx और Fy। और बहुत ध्यान से देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, यानी इसका एफबीडी में जब वर्टिकल को बैलेंस करेंगे, टोटल नीचे वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल ऊपर वाला फोर्स। नीचे लगने वाला फोर्स दो है, mg प्लस Fy, और ऊपर लगने वाला फोर्स सिर्फ नॉर्मल है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया? हमें अभी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन देखना है। बताओ इस m पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है mg और Fy, और ऊपर की तरफ सिर्फ नॉर्मल। और बॉडी ना उड़ रहा है ना जमीन के अंदर जा रहा है, इसमें मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है? बैलेंस है ना। यानी कि नॉर्मल किसके बराबर है? mg प्लस Fy के। समझ पा रहे हैं? mg प्लस Fy। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? म्यू, ठीक है ना, और n की जगह लिख दिया mg प्लस Fy। इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा म्यू mg प्लस म्यू Fy, म्यू Fy। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है? बस इतनी ही बात है। अब हम उसमें निकाल के देखते हैं उसकी कहानी कैसा होगा। आइए, ये जो पुल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका भी दो कंपोनेंट बनेगा। एक इस डायरेक्शन, इसका नाम मैं फिर से Fx रख रहा हूं, और इसका दूसरा कंपोनेंट तोड़ोगे जिसका क्या नाम हो जाएगा? Fy। और इसमें लगेगा अभी एक और mg नीचे, हो गया सारा फोर्स तो आ गया। पहले n ही निकाल लो क्योंकि फ्रिक्शन तो चाहिए ही है। समझ में आ रहा है? ये दो फोर्स ऊपर की तरफ है और एक फोर्स नीचे की तरफ है। यहां का इक्वेशन देखो कैसा बनेगा? n प्लस Fy शुड बी इक्वल टू mg। यहां से नॉर्मल की वैल्यू अगर निकालेंगे तो होगा mg माइनस Fy। अब अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं तो बनेगा म्यू n, जिसकी वैल्यू होगा म्यू, और n की वैल्यू mg माइनस Fy। यानी अब देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू mg माइनस म्यू Fy। तो बताइए दोनों केस में किसमें फ्रिक्शन कम लगा? इसमें फ्रिक्शन कम लगा, पुल में। इसीलिए पुल क्या है? इजियर। किसी चीज को मूव करना है तो धकेलने से कहीं अच्छा है उसको ऐसा खींच कर ले जाओ। समझ पा रहे हैं? इसीलिए आप बड़े-बड़े ग्राउंड में जाएंगे, बड़े-बड़े ग्राउंड में किसी भी टाइप के स्पोर्ट ग्राउंड है, चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, उसका जो ग्राउंड मैन होता है, रोलर होता है उनके पास, देखे होंगे प्लेन करने के लिए, तो कभी नहीं देखोगे रोलर को ऐसे धकेल रहा है, वो देखोगे रोलर को ऐसे खींच रहा है। आप देखें कभी?
रोलर को ऐसा खींचता हुआ आपको दिखेगा, ना कि धकेलता हुआ, क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ के ग्राउंड में बना। चलिए एफएक्स को ठीक है, जब हमें अगर एक्सेलरेशन वगैरह निकालना होगा, इस डायरेक्शन का कुछ करना होगा तो अभी तो बस हम ये समझ रहे हैं किसमें फ्रिक्शन ज्यादा है। तो हेडिंग में तो लिख ही चुके हैं, पुल इज ग्रेटर देन पुश, सॉरी मतलब पुल इज इजियर देन पुश, और उसका रीजन यहां पे तो बार-बार एकांत बचता है, आप लोग पर ध्यान बना रहे हैं, आपको पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करें। और तो सिर्फ एक पॉइंट लिख लीजिए, फ्रिक्शन इन पुल इज लेस देन फ्रिक्शन इन पुश। फ्रिक्शन इस केस में कम। आगे बढ़े ना, हो गया चीजें। आपसे बात ये सब नहीं पूछेगा, ये प्योर थ्योरी पार्ट है, आपको बस एक ही लाइन याद रखना है दिमाग में, कौन इजियर है, ठीक है। क्लास 9 में भी याद करवाया जाता है ये बातें, मैंने उससे आपको समझा। ओके, आ जाइए। अब जो एक प्रोफाइल बनता है क्वेश्चन का, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक सिस्टम में, ठीक है। तो हेडिंग ऐसा बता दीजिए, 2 ब्लॉक सिस्टम, 2 ब्लॉक सिस्टम, 2 ब्लॉक एक के ऊपर एक रहेगा, मेनली वही अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक ब्लॉक उसके ऊपर एक ब्लॉक, अब उसमें एक स्ट्रिंग लगा दे, उसको मूव कराए, कुछ भी कराए, वो एक प्रोफाइल है, ठीक। तो करे ना, आगे अब देखिए, एक बार ना मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा था, पूरा पढ़ा दिया, वर्क ऑफ एनर्जी भी चला गया, फिर एक बच्चा बोलता है सर न्यूटन्स थर्ड लॉ तो आपने पढ़ाया ही नहीं, बातें समझ पा रहे हैं, और सही में नोट्स में कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो क्या मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं पढ़ाता हूं, आप लोग भी तो ऐसा नहीं बोलेंगे, थर्ड लॉ आ रहा है तो मैं एक बार डिस्कस ही कर देता हूं, मुझे भी याद आया ऐसे भी मैं बोल, न्यूटन थर्ड लॉ जानते हैं, उसको अलग से दिखाना है, लो ऑलरेडी कई बार यूज किया। थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और दोनों फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। 2 बातें हैं, बातें समझो। अभी वहां यहाँ पे यूज भी होगा, जैसे बहुत ध्यान से समझो, अपना चाहो तो एक लाइन लिख ही लेना थर्ड लॉ। हालांकि थर्ड लॉ नीट के बच्चे लिखते नहीं है, कोई देखेगा तो फिर बोलेगा आपको शर्म आएगा कि नीट का तैयारी कर रहा है, थर्ड लॉ लिखा हुआ है। ध्यान समझिए, फिर भी आप में से बहुत बच्चे महान हो सकते हैं, इसीलिए मुझे डर लगा, मैंने बोला भी डिस्कस करें। देखो मान लो एक बच्चा है, वो एक दीवार है, इस दीवार पर F फोर्स से दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये दीवार है, इसको मैं ऐसे धकेल रहा हूं सामने की ओर, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर बच्चे ने दीवार पर F फोर्स लगाया तो दीवार भी बच्चे पे क्या लगाएगा, F फोर्स। क्लियर है। तो मान लो अगर आप इसका FBT बनाते हो तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, मान लो ये वाल है, तो वाल पे तो एक फोर्स लग ही रहा है जो कि बच्चे ने लगाया था, तो रिप्लाई में बच्चे पे भी वाल एक F फोर्स लगा देगा, वाल जो है बच्चे पे भी एक F फोर्स लगा देगा। क्लियर है नहीं सर, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हम सभी जानते हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये दोनों फोर्स जो है, ये दोनों जो फोर्स है, इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर जो है ये सेम टाइप ऑफ फोर्स होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो आपने अपने दोस्त से 100 रुपीज इंडियन रुपीज 100 उधार लिया, तो दोस्त को वापस 100 इंडियन रुपीज दोगे, $100 दे दोगे,
100 इंडियन रुपीज ही दोगे ना, या ऐसा नहीं कि नेपाल का पैसा दे दो उसको 100 नेपाल का पैसा दे दो, नेपाल का ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर बच्चे ने दीवार को एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिया लगाया, तो दीवार भी वापस बच्चे पे एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही लगाएगा। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, नेचर भी सेम होना चाहिए, यानी टाइप्स ऑफ फोर्स भी सेम होना चाहिए। टाइप्स का मतलब वो 4 टाइप है दुनिया में बेसिकली, याद है ना, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। तो समझ पाए? जैसे कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान समझिए। आपको दिया जाता है, मान लो ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ध्यान समझिए। अब हमें एक्शन रिएक्शन में कई बार गलती कर देते हैं कि हम बोलते हैं यहां नॉर्मल लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है mg, और हमें लगता है अच्छा इक्वल है और अपोजिट भी है, ये एक्शन रिएक्शन है। क्या ये एक्शन रिएक्शन है क्या? बताओ, सोचो। ये कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब ये कौन सा है? ग्रेविटेशन, दोनों का लगने का कारण अलग है। ये तो कांटेक्ट कारण लगा है, ये तो अर्थ लगा रहा है, इस बेचारे का टेबल का इसमें कोई काम भी नहीं। वो बीच में टेबल आ गया इसलिए आपको दिख रहा है कि टेबल पे लग रहा है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप 3 लोग बैठे हो किसी बेंच पे, इधर वाला चाह रहा है लास्ट वाले को मारना, बीच में कोई आ गया उसको लग गया, उसका कोई गलती है क्या? ये तो अर्थ लगाना चाह रहा है, ये बेचारा टेबल आ गया बीच में, तो आपको लग रहा है ऐसा किधर है मुझे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? अच्छा, ये mg, सोचो इसका रिएक्शन क्या होगा? ये mg किस पे लगा है? ब्लॉक m पे लगाया कौन है? लगाया कौन है? अर्थ। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? अर्थ पे लगेगा, और लगाएगा कौन? ये ब्लॉक। समझ पा रहे हैं? तो जिससे अर्थ दुनिया के हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा होता है, उसी समय दुनिया का हर ऑब्जेक्ट अर्थ को भी अपनी ओर खींच रहा होता है। जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ये चीजें और क्लियर होगी। ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ ही नहीं लगाता, हर मास लगाता है। समझ पा रहे हैं? वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्लियर है ना? तो एक्शन रिएक्शन पेयर में 2 बातें हमें याद रखना है या न्यूटन्स थर्ड लॉ में, कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर इसका नाम 1 और 2 हम रखते हैं, इसका नाम है F1 और F2 रखते हैं, तो F1 की मैग्नीट्यूड और F2 की मैग्नीट्यूड सेम होगा। साथ में दोनों का नेचर यानी टाइप्स ऑफ फोर्स भी सेम होगा। बस यही 2 पॉइंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ में। क्लियर है ना? तो देख लीजिए, जिनको नोट करना है कर लो, पर आप लोग फिर जाकर ऐसे शिकायत नहीं करेंगे मेरे से या किसी से कि पूरा लॉज ऑफ मोशन सर पढ़ा दिए और 3 ही लॉ था, उसमें 2 ही पढ़ाए, एक छोड़ दिए, क्योंकि इसमें अलग से कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है। क्लियर है ना? इसे अगर किसी ने नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग शुरू करेंगे 2 ब्लॉक सिस्टम। जैसे इसका यूज कई जगह किए थे। नॉर्मल में मैं आपको इसको यूज पहले ही करवा चुका हूं कि ये एक नॉर्मल है, मानो A और B। तो मैंने क्या बताया था? A पे इधर नॉर्मल लगेगा और B पे इधर लगेगा। समझ पा रहे हैं? और दोनों नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा? सेम। ये दोनों नॉर्मल क्या था? एक्शन रिएक्शन था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, उसे जिसे लिखना है जल्दी लिखो। फिर हम लोग हेडिंग दिए हुए हैं 2 ब्लॉक सिस्टम। क्या भी ध्यान आया? मैंने बता दिया, वो मिस ही हो जाता आपसे। जनरली थर्ड लॉ कुछ डिस्कस करने जैसा होता है। देख लो, जल्दी करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आ जाइए 2 ब्लॉक सिस्टम में आते हैं। एक जनरल प्रोफाइल है 2 ब्लॉक सिस्टम की। एक
मास होगा, उसके ऊपर एक और मास होगा, दोनों का मास वैल्यू सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, जैसा भी वो अलग बात है। मान लीजिए एक को M1 एक को M2। अब फोर्स दोनों में से किसी एक ब्लॉक पे लगेगा, या तो डायरेक्ट फोर्स लग दे या कुछ टेंशन वगैरह लगा दे, कुछ भी करे, कहना है दोनों ब्लॉक में किसी एक ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है। मान लो M1 पे लगा एक F फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन का प्रोफाइल ऐसा बनता है, क्या दोनों ब्लॉक चलेगा, क्या एक चलेगा, दोनों चलेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग होगा, इस टाइप का प्रोफाइल बनता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे फिर से, जैसे अभी तक क्वेश्चन कुछ भी था, करते क्या है, FBD और न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन लिखते हैं। अभी भी वही काम करेंगे, फिर बॉडी डायग्राम बनाएंगे और हम इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू m। ठीक है, तो मैं इसका आपको बेसिकली FBD बनाना सिखा रहा हूं और फ्रिक्शन की डायरेक्शन सिखा रहा हूं, कब कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए फ्रिक्शन का काम क्या है, ये बहुत दिमाग में बैठना है। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इसका क्या काम है? जैसे हर फोर्स नेचर ने बनाया, उसका ओरिजिन, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, समझ पा रहे हैं? जैसे ग्रेविटेशन फोर्स कैसे क्रिएट हुआ, बिग बैंग के बाद हर मास जैसे एक दूसरे से डिटैच हुआ तो हर मास चाहता है कि अपने पास फिर से अटैच हो, तो हर मास एक दूसरे को खींचता है। इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स है, इसका अपना कुछ ना कुछ रीजन है। क्या रीजन है? फ्रिक्शन में बोलता है दो चीजें कभी भी डिटैच ना हो, इसका एक ही काम है कि प्रिवेंट करना डिटैच को, प्रिवेंट टू सेपरेशन, सेपरेशन होने से रोकना, फ्रिक्शन का यही काम है। अगर जहां पर आप सेपरेट हो जाते हैं, वहां स्लिप हो जाते हैं, वहां पर फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। तो समझिए M1 और M2 के बीच कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा या सरफेस, वो फ्रिक्शन का काम क्या होगा? उस काम होगा कि किसी तरीके से M1 और M2 एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो, दोनों साथ में रहे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जरा M1 का FBD बनाइए। एक ही चीजों को मैं कई तरीके से समझाता हूं, आपको जो दिमाग में बैठ जाए। F फोर्स आगे लगा, क्या M1 पे बता सकते हैं फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन लगेगा? पीछे की तरफ, समझ पा रहे हैं? इसको कई तरीके से सोच सकते हैं। M1 में आगे जाने की टेंडेंसी है तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि M1 आगे चला जाएगा तो इससे सेपरेट हो जाएगा, तो फ्रिक्शन बोले खींचकर उसे पीछे रखेगा, तुम दूर मत भागो। बात समझ पा रहे हैं? एनी हाउ आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है पीछे लगेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। N और mg को मैं छोड़ दिया, इस पे आ जाइए M2। चाहो तो दिखा दो, देखो मैं दिखा भी देता हूं। एक इसमें लगेगा mg जिसका नाम होगा M1g, और एक इसमें लगेगा नॉर्मल जो कि ये लगाएगा M2 जिसका नाम रख दे रहा है N12। N12 मतलब 1 और 2 ब्लॉक आपस में जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, ये इसका कंप्लीट FBD हो गया। अब ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन होगा। M2 ब्लॉक का हम लोग बनाते हैं जरा FBD। आ जाइए, क्या इस M2 ब्लॉक पे ये F फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, बस समझ पा रहे हैं? वो तो नहीं लगेगा। अब देखो M2 पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन सोचो, M2 पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन सोचो। अब देखो कई तरीके से समझाना, अभी न्यूटन थर्ड लॉ सीखे। ये फ्रिक्शन कौन लगाया? ये फ्रिक्शन कौन अप्लाई किया? अप्लाइड बाय M2। क्या मेरी बात क्लियर है? M1 पर जो फ्रिक्शन लगा, खुद से खुद पे तो फ्रिक्शन नहीं लगा रहा होगा ना, फ्रिक्शन लगाया कौन है? M2। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। इसने इस पे कुछ फोर्स लगाया, इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में उस पे लगाएगा, वही नेचर का क्लियर है। यानी कि इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है।
ये जो है ये है एक्शन रिएक्शन पेयर। ये तो मैं बस समझा रहा था, फ्रिक्शन का काम है प्रिवेंट करना सेपरेशन। क्या इतनी बातें समझ पाया? अब दूसरे तरीके से हम सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? प्रिवेंट वाले तरीके सोचिए। M1 आगे जा रहा है और M2 बेचारा वहीं रुका हुआ है, तो दोनों में सेपरेशन बढ़ेगा। फ्रिक्शन बोलेगा हमको तो सेपरेशन रोकने के लिए बनाया गया, तो M2 को भी आगे खींचेगा, चलो चलो सेपरेट मत हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे दो आदमी साथ में चल रहा है, अगर पीछे वाला पीछे से उठ रहा है तो आगे वाला क्या करता है? उसको खींचता है, चल चल तेज, साथ में चल, साथ में चल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वही वाली कंडीशन बनेगा। M1 पे फोर्स लग रहा है तो वो तो आगे जाएगा ही जाएगा, पर फ्रिक्शन जो है नीचे वाले को भी आगे खींच कर ले जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो नीचे फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, बाकी फोर्स आप दिखा दीजिए एज यूजुअल है। नीचे की ओर M2G ग्रेविटेशन फोर्स, इस पे एक नॉर्मल लगेगा। कौन सा नॉर्मल? ऊपर देखो, फिर से एक्शन रिएक्शन एक और है। ये N12 नीचे वाले ने ऊपर लगाया, ऊपर वाले इसको किधर लगाया? नीचे, और इक्वल एंड अपोजिट, तो नाम में वही लग रहा हो N12। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे एक और नॉर्मल होगा, ग्राउंड भी इसको लगाया, एक नीचे से भी नॉर्मल लगेगा, इसका नाम रख दे रहा हूं नॉर्मल बाय ग्राउंड। अगर ग्राउंड का बीडी बनाओगे तो ग्राउंड पे फिर N2 लगा रहा होगा एक नीचे। क्या मेरी बात समझ पाए? ये सारी कहानी में M2 को आगे बढ़ाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। बस समझ पाए? ये सब तो फाइनली बैलेंस ही होना है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। क्लियर है? तो इतनी काम आपको हमेशा करना है। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स को बैलेंस कर देना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू ma करना है, और क्वेश्चन में जो भी पूछेगा वो आएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछे कुछ भी, स्टेप यही करना है आपको। FBD बनाना, FBD भी फिक्स है, यही FBD बनेगा हमेशा। समझ गए FBD? अच्छे से बना लीजिए। बस इसमें ये फ्रिक्शन को समझना है कि फ्रिक्शन आगे क्यों है। इसी तरीके से आप चाहो तो N12 जो है ये भी क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। हो गया ना? आगे बढ़े, जल्दी से कंप्लीट कर ले। किसी का रिमेनिंग है तो, किसी का रिमेनिंग है तो जल्दी कंप्लीट कर। चलिए, सेम यही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और फोर्स को मैं नीचे लगा रहा हूं। आप एक बार खुद से एबीडी बना के ट्राई करें तो। चलिए, सेम है, सिर्फ मैं इस फोर्स को नीचे लगा दिया। अब आप M1 और M2 का एफबीडी बनाकर देखिए। मैं इसे बना दूंगा, सिर्फ फोर्स को हटा देता हूं। बनाइए, जितना समय लेना है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक सदी, लेकिन आपको खुद से बनाना है।
अच्छा एक सेकेंड बोर्ड पे जरा ध्यान दें, एक सेकेंड। पुराना वाला क्वेश्चन है, ये पुराना वाला क्वेश्चन है जहाँ पे इसमें आप लग रहा था फ्रिक्शन। इसमें देखिए एक और फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन हो, अगर स्मूथ नहीं दिखे तो एक और फ्रिक्शन हो सकता है। बातें समझ पा रहे हैं? ग्राउंड का, ग्राउंड का फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन होगा बता सकते हैं? M2 पे पीछे की तरफ। समझ पा रहे हैं? उसमें थोड़ा देखा तो एक और फ्रिक्शन हो सकता है, इसमें फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड ऐसा लिखिए। अगर यहां पर μ0 लिख दिया, अगर μ0 लिख दिया तब तो नहीं लगेगा। यहां पर भी μ0 लिख, जहां पे μ0 लिख देगा वो तो नहीं होगा, या स्मूथ लिख दे तब तो नहीं होगा, पर जब तक नहीं लिखा तब तक हम मान सकते हैं। तो यहां पर एक ग्राउंड वाला फ्रिक्शन मिस हो गया था। मेरी बात समझ पाए? आप पुराने डायग्राम में M2 में ग्राउंड वाला फ्रिक्शन दिखाओ। लो, क्या मेरी बात समझ पाए? अभी जो आप एफबीटी बनाए थे M2 में ग्राउंड वाला फ्रिक्शन दिखाइए। इसमें तो इधर था फ्रिक्शन। क्लियर है ना? दिखाए। चलिए ग्राउंड वाला फ्रिक्शन दिखाया। अब आप इसमें नीचे वाला उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिए। आगे की तरफ फोर्स लग जाए। अब दिखा दीजिए M1 और M2। बन गया? चलिए बोर्ड पे बना रहे हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे ईमानदारी से कहां पे मिस्टेक हो। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कोशिश कीजिए कि जिसपे फोर्स लग रहा है उसका पहले बना दे, तो फ्रिक्शन सोचने में आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ पा रहे? तो M2 पे लगा पहले M2 का बना दीजिए। M2 पे आगे की तरफ फोर्स, तो मुझे मालूम है M2 का टेंडेंसी किधर जाने का होगा? आगे जाने का। तो ऑब्वियस सी बात है उसको फ्रिक्शन क्या करेगा? पीछे खींचेगा। तो ऊपर जो सरफेस में फ्रिक्शन लगेगा वो भी पीछे खींचेगा, और नीचे जो ग्राउंड लग रहा है वो भी फ्रिक्शन पीछे खींचेगा। फ्रिक्शन का काम ही है रोकना, प्रिवेंट करना। पर दोनों फ्रिक्शन अलग है। इसका नाम लिख रहे हैं फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड, और इसको मैं सिर्फ फ्रिक्शन लिख रहा हूं, फ्रिक्शन ऑफ वन टू सरफेस। अब M2 पे और कौन सा? तो एक नीचे लगेगा M2G, एक लगेगा नीचे से ऊपर नॉर्मल का, ग्राउंड का नॉर्मल, और एक ऊपर वाला इसमें नीचे की ओर लगा रहा होगा नॉर्मल 1 2। क्या आपका यही एफबीटी है? क्या आपका यही एफबीटी है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल का ये सब छूट भी गया, कोई बात नहीं, बस मेनली हॉरिजॉन्टल में क्लियर होना चाहिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन। आ जाइए M1 पे। अब बहुत ध्यान से देखिए M1 पे फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? आगे की तरफ। क्या सोच पा रहे हैं? ये पे फोर्स लगा, ये तो आगे भाग जाएगा, फ्रिक्शन उसको खींचकर ले चलेगा। चल चल ये भाग रहा है, तुम भी चल। बात समझ पा रहे हैं? तो इस पे फ्रिक्शन जब लगेगा आगे की तरफ, और ये दोनों अभी एक्शन रिएक्शन पे है ना? ओके, इसके अलावा इस पे MGO नॉर्मल लगेगा और इस डायरेक्शन का कोई फोर्स नहीं। देखो इसमें नीचे की तरफ लगेगा M1G, और ऊपर की तरफ नॉर्मल इसका पेयर M12। यही है इसका एफबीटी। क्लियर है? आपका भी ऐसा ही बना ना? चलिए अगर ये आप सही सही बना पा रहे हैं और न्यूटन्स लॉ तो लिख रहे हैं पिछले 15 दिन से नेट फोर्स इक्वल टू m, तो इस चैप्टर में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है?
आइए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सिखाने वाली चीजें इतना ही था कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना। आइए फिर भी कुछ आत्माओं महान आत्माओं के लिए मैं कुछ स्टेप दिखा देता हूं, जो स्टेप को आपको फॉलो करना है। ठीक है, 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक सिस्टम, जो भी होगा मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम, उसके लिए कुछ स्टेप आप फॉलो करेंगे। ये हो गया ना हम सभी का? हाँ, तो कुछ स्टेप लिख लीजिए 1 2 3 करके कि सॉल्व करते समय ये स्टेप को फॉलो करेंगे तब चीजें आसान होते चला जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। पहला स्टेप होगा assume both blocks moving together. Assume both blocks moving together. पहला स्टेप हम ये मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक एक ही सिस्टम है और साथ में चल रहा है। एंड फाइंड, उसी को कंटिन्यू करें, मूविंग टुगेदर एंड फाइंड कंबाइंड एक्सेलरेशन, और उसका एक एक्सेलरेशन निकाल लेंगे सिंगल सिस्टम मान के। कुल मिलाकर कि पहला स्टेप हम मानेंगे पूरा एक सिंगल सिस्टम है, उसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप में आ जाएंगे, ड्रॉ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ड्रॉ एफबीडी सेपरेटली फॉर बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का एफबीडी सेपरेटली बना लेंगे। Draw FBD separately for both block and find required friction। अब समझाएंगे required friction क्या है। Find required friction to moving together। कितना फ्रिक्शन चाहिए ताकि दोनों ब्लॉक साथ में चले, ये एफबीडी से निकलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तीसरा स्टेप लिख लीजिए, if required friction, ऐसा लिख लो, is less than लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ठीक है, देन बोथ बॉडी मूव टुगेदर, तब तो आपका एजम्पशन सही है, दोनों बॉडी साथ में चलेगा, है ना। मूविंग टुगेदर एंड ये भी पूछता है कौन सा फ्रिक्शन है, तो साथ में चल रहा है। मान लो 2 बॉडी साथ में चल रहा है, बहुत ध्यान समझना, 2 बॉडी साथ में चल रहा है, हम पूछे दोनों बॉडी के बीच कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक्स। समझ पा रहे? साथ में चल रहा है तो काइनेटिक नहीं होगा, इस दोनों के बीच मोशन होगा तब काइनेटिक होगा। तो बोथ बॉडी मूविंग टुगेदर एंड फ्रिक्शन इज स्टैटिक्स, और फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक्स होगा। और इसी में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, if F required is greater than, if required friction is greater than limiting friction, if required friction is greater than limiting friction, then both blocks move separately, then both blocks move separately। इसका क्या मतलब? देखो हमने थ्योरी में पढ़ रखा है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इससे ज्यादा का तो पॉसिबल ही नहीं। अब आपने ऐसा रिक्वायरमेंट बना लिया जो लिमिटिंग से भी ज्यादा है, तो मतलब वो तो फुलफिल ही नहीं होगा। और ये रिक्वायरमेंट निकाले हो कब से, जब दोनों साथ में है तब से। समझ पा रहे हैं? इसलिए दोनों अलग अलग चलेगा, और अलग अलग चलेगा तो फ्रिक्शन कौन सा कहलाएगा दोनों के बीच, काइनेटिक, क्योंकि दोनों अलग अलग चल रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन होगा।
and friction is kinetic. चौथा लास्ट स्टेप लिखिए। ये स्टेप तभी लगाना पड़ेगा जब दोनों अलग अलग चल रहा है, ठीक है। लास्ट लिखिए, if blocks move separately, if block move separately, then draw new FBT। फिर से FBT बनाना पड़ेगा। पुराने FBT जो अब रिक्वायर्ड फोर्स के अकॉर्डिंग बनाए थे, अब एक्चुअल कंडीशन बनाएंगे। If both block move separately, then draw new FBT of both block and apply Newton's second law मतलब इक्वेशन लिखना है। अब ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा इक्वेशन पर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मैं ही करके दिखाऊंगा, बस आपको सारा स्टेप एक बार दिमाग में बैठा लेना है, उसके बाद आप अगली क्वेश्चन करके मुझे देंगे। आइए क्वेश्चन को इजी रखने के लिए मैं इसकी म्यू 0 लेता हूं, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसको मैं 5 kg ब्लॉक मानता हूं, इसको मैं 3 kg ब्लॉक मानता हूं, और दोनों में से किसी एक पे कुछ फोर्स लगा देते हैं। नीचे में लगा दिया 16 न्यूटन का फोर्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में दे रहा हूं, यहाँ पे दोनों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, यानी कि आपको सोचना है कौन सा यूज करना है। 0.5 भी है, और देखो ये थोड़ा कम होता है, आप जानते हैं काइनेटिक, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नाम दे दीजिए, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी, कुछ भी नाम दे दीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन में पूछा कुछ भी जा सकता है, ठीक है, कि ए का एक्सेलरेशन बताओ, बी का एक्सेलरेशन बताओ, सिर्फ ये पूछेगा दोनों ब्लॉक साथ में चलेगा या नहीं चलेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछे। इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है, बस उसी रास्ते में से किसी स्टेप को वो पूछ सकता है। आइए अब पहला स्टेप पढ़िए और मैं वही सॉल्व करूंगा। पहला स्टेप क्या है जी? लो हम एज्यूम कर लेंगे दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है, यानी पूरे को क्या मानेंगे? कंबाइंड सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। और क्या फाइंड कर लेंगे? कंबाइंड एक्सेलरेशन। चलिए कंबाइंड माना तो टोटल ब्लॉक कितने केजी का हो गया? 8 केजी, और इस पे लगने वाला फोर्स मात्र 16 न्यूटन। इधर तो लगेगा नहीं। अब बता दो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स बाय मास। तो फोर्स लग रहा है 16 और मास कितना है? 8। तो कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया कंबाइंड एक्सेलरेशन। स्टेप 1 कंप्लीट। ये है कॉमन एक्सेलरेशन। आ जाइए एकदम ध्यान समझिए, अगली क्वेश्चन से आप भी करना है और जल्दी जल्दी भी करना है। स्टेप नंबर 2 पढ़िए, क्या बोल रहा है? एफबीडी बनाइए और क्या निकालिए? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। समझ है आपकी फ्रिक्शन क्या रिक्वायर्ड है। अब देखो बहुत रिक्वायर्ड फ्रिक्शन का क्या मतलब है। चलिए दोनों पहले मैं एफबीडी बनाता हूं, यहां पे समझ में आएगा। 3 kg and 5 kg, 5 kg 3 kg, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो जरा, 3 kg 5 kg का पहले बनाओ, आसान है एफबीडी। आगे की तरफ लगेगा कितना? 16 न्यूटन। पीछे की तरफ लगेगा इसमें फ्रिक्शन फोर्स। इसमें देखो इस 3 kg में
आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, वही ना उसे आगे ले जाएगा, ठीक है। पीछे कोई फोर्स लगेगा क्या उसमें? समझो एफबीडी में जितना जरूरत है उतना ही बनाएंगे, वर्टिकल का जरूरत नहीं तो हम क्यों बनाएंगे, बहुत ध्यान से। अब यही है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, क्या है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, ध्यान से। आप माने हो कि दोनों साथ में चल रहा है, यानी दोनों के पास एक्सेलरेशन है इतना, यानी ये बॉडी भी, इसकी भी एक्सेलरेशन है 2 और इस बॉडी का भी आगे की तरफ एक्सेलरेशन है 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, यही है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जिसको एफआर बोलते हैं, कितना होगा? तो बताओ 3 kg पे आगे ले जाने वाला एक लौता वही फोर्स है ना, तो कितना हो जाएगा? F should be equal to ma, F should be equal to ma, यानी कि 3 into 2 6 न्यूटन। इसको यहां से भी हम निकाल सकते थे, आपको जरूरी नहीं दोनों एफबीडी बनाना, मैं बस समझा रहा हूं। जैसे देखो यहां से अगर बनाते तो नेट फोर्स कितना 60 minus Fr should be equal to ma, 60 minus Fr equal to 5 into 2, 60 minus Fr equal to 10, तो 60 minus 10 equal to Fr, तो Fr equal to 6 न्यूटन। पर आप कोई एक ही बनाएंगे, दोनों जरूरत नहीं, समझ पा रहे हैं? कहीं से एक निकाल लेंगे हो जाएगा। अब इसका नॉर्मल ऊपर और नीचे mg, कहीं पे कोई दिक्कत? क्या नॉर्मल इक्वल टू mg होगा? यानी कि 3 into 10 30। तो बहुत ध्यान से देखो, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन, कहीं पे कोई दिक्कत? अगर तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन मानते हो Fl, तो आप लेंगे म्यू एस एन, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू एस का वैल्यू है 0.5 और एन तो आपने पहले निकाल चुके हैं 30, ये हो गया 15 न्यूटन, ठीक है ना जी। और अगर आप माने हो, मतलब अगर ऐसा होगा कि दोनों मूव करें, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हो, तब हम लेंगे म्यू के एन, जिसका वैल्यू होगा 0.4 into 30, 4 3 12 न्यूटन। कहीं पे कोई दिक्कत? अब स्टेप 3 कंप्लीट हुआ, पर उसको समझो जरा। स्टेप 3 क्या बोलता है? स्टेप 3 बोलता है कि हम उस दोनों के बीच अगर रुका रहे तो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन दे सकते हैं? 15 ही देंगे या मैक्सिमम 15 देंगे? दोनों में अंतर है। मैक्सिमम 15 देंगे, जरूरत 10 का है तो 10 दे देंगे, जरूरत 12 का है तो 12 देंगे, जरूरत 0 का है तो 0 देंगे, पर 15 से ज्यादा नहीं देंगे। और दूसरा बात बोलता है कि अगर वो चला, दोनों के बीच मोशन हुआ, तब हम हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन ही बोलते हैं, हमेशा मेरा वैल्यू कांस्टेंट होगा, कितना होगा? 12 न्यूटन। और आप डिमांड क्या कर रहे हो? भाई मुझे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना दे दो? 6 न्यूटन। तो देगा या नहीं देगा? देगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बॉडी क्या होगा? साथ में ही चलेगा, और साथ में चलेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन 2 ही रहेगा। चलिए यहां तक लिख लीजिए। हर एक स्टेप को आप अपनी भाषा में भी जो ऐड करना है करो, ठीक है। यहाँ पर और लिख दो, दोनों करना पॉसिबल जरूरी नहीं है, यहाँ पर और लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। आप इसको सिंबल में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा कर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसे लिख लो या वर्ड में लिख लो। Since F required is less than limiting friction, चाहो तो वैल्यू भी दिखा दीजिए, रिक्वायर्ड है 6 न्यूटन और लिमिटिंग आपका है 15 न्यूटन। Therefore both move
12 12 एक्सेलरेशन भी निकाले थे a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी वो एग्जाम में पूछता है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर पाएंगे? चलो, और नेचर कैसा हो गया? स्टैटिक्स नेचर का हो गया। नेचर कैसा हो गया? स्टैटिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारा वैल्यू मैं सेम रहने देता हूं, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मैं इस फोर्स को बढ़ा दिया, सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए। इसको हटाकर मैं 48 कर दिया। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करें। पहले 16 न्यूटन था, अब मैंने 48 न्यूटन कर दिया। पहला 3 स्टेप तो करना ही करना है। अब अगर ग्रेटर देन होगा तब चौथे स्टेप में जाएंगे, नहीं भी होगा नहीं कर दूंगा, पर तीसरा स्टेप तक तो कीजिए और डिसीजन दीजिए दोनों साथ में चलेगा या नहीं चलेगा। पहले इतना तो है। साथ में चलेगा या नहीं, साथ में नहीं चलेगा। देखिए कई लोगों का आंसर आ गया साथ में नहीं चलेगा, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? किसी का साथ में चल रहा है जी, सबका साथ छूट गया, जल्दी बोलो। किसी का साथ में चल रहा है दोनों ब्लॉक। क्या दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है? चेक करेंगे। देखिए जरा बताइए। हाँ, एक्सेलरेशन इसका 7.2 5 kg का 3 kg का 5 kg का 7.3 ठीक है, और 3 kg का। आइए तो साथ में नहीं चल रहा है सबका आया, जिनका नहीं हुआ देखो अब जल्दी मैं कर रहा हूँ, हर स्टेप में लिख लिख कर नहीं करूंगा, आपको समझ आ देना। पहला स्टेप मुझे समझ में आ गया, क्या मानना है? सेम ब्लॉक में नेट फोर्स एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स कितना है? 48 और टोटल मास कितना? 8, एक्सेलरेशन कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप मुझे मालूम है F रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। 3 kg को आगे ले जाने वाला कौन है? सिर्फ फ्रिक्शन। समझ पा रहे हैं ना? तो 3 kg के लिए, अगर 3 kg के लिए देखो तो इसको अगर आगे जाना एक्सेलरेशन 6 से, इसमें जो F रिक्वायर्ड होगा ये होगा ma यानी 3 × 6। ठीक है ना? यानी ये कितना हो गया? 18 न्यूटन। कहीं पे कोई दिक्कत? दो स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप, इस दोनों के बीच आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा? mg के बराबर यानी 30 के बराबर। अभी किए हैं नॉर्मल का वैल्यू कितना? 30 के बराबर अभी निकाले ना जी। तो यहाँ पे अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे तो फिर से वही आएगा 0.5 × 30 यानी 15 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे तो 0.4 × 30 यानी कि 12 न्यूटन। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया रिक्वायर्ड है 18 का। ये सरफेस ऐसा बना हुआ है जो वहां पर 15 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी ही नहीं, यानी बॉडी तो अलग अलग चलेगा। तो सिंस F required is greater than limiting friction, ठीक है ना? Therefore
both move separately. ओके, अब बताइए फ्रिक्शन कौन सा है यहाँ पर, स्टैटिक सब काम करेगा या काइनेटिक? काइनेटिक। अब दोनों सेपरेट मूव कर रहा है ना, तो दो बॉडी पहले साथ में था, अलग अलग मूव कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो दोनों के बीच तो फ्रिक्शन होगा ही। एंड फ्रिक्शन इज काइनेटिक। तो अब हमारे पास ये वाला फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, अब ये वाला फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। अब चलिए स्टेप नंबर 4, बोला गया नया एफबीडी बनाइए और एक्सेलरेशन निकालिए। 3 kg का एफबीडी बनाओ। 3 kg पे आगे की तरफ फ्रिक्शन, कहीं पे कोई दिक्कत? कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन? तो काइनेटिक का वैल्यू कितना रखें? 12 न्यूटन। मुझे एक्सेलरेशन निकालना, बताओ जी। और कोई फोर्स लग रहा है क्या हॉरिजॉन्टल में? लो, और कोई फोर्स लग रहा है क्या हॉरिजॉन्टल में? एक्सेलरेशन निकलेगा फोर्स बाय मास 12/3 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए 5 kg पे आ जाइए। 5 kg पे आगे की तरफ 48 न्यूटन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। वैल्यू कितना? 12। क्या इसमें और कोई फोर्स लगेगा? ग्राउंड होता तो उसका फ्रिक्शन लगता नहीं है, बस यही हो गया। क्या इसका एक्सेलरेशन मिलेगा? कितना? 48 माइनस 12, नेट फोर्स हो गया मास 5। कहीं पे कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? 36 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा है? अगर स्टेप उतना आपको मुझे समझाना नहीं हो, यानी आपको किसी को समझाना है, आपको खुद करना। इसमें भी कई स्टेप आप धीरे धीरे, अब ये सब तो मैंने समझाया, अब यहां से और फास्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस कैसा भी क्वेश्चन हो 50 से 55 सेकंड में आप कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं डायग्राम बनाना है, बुक नोट जो क्वेश्चन पेपर है उसी में सॉल्व करना है। क्या आपको ये आया? सभी बच्चे को आया ना? जल्दी करें, जल्दी करिए। आइए क्वेश्चन लिखिए। सब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब कुछ सेम है, सब सेम है, सिर्फ इस एफ का वैल्यू ही नहीं दिया। आपसे बोला एफ मैक्सिमम कितना होगा, ऊपर ये सब लिखा है। बोला एफ मैक्सिमम कितना होगा ताकि दोनों बॉडी साथ में चले। फाइंड एफ मैक्सिमम सो दैट both move together। दोनों किसमें चले? साथ में चले। ये भी पूछ सकता है साथ में चलेगा कितनी एक्सेलरेशन से चलेगा, ठीक है? आ जाइए फिर से समझो कहानी को। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए जरा इसको, फिर मैं बता रहा हूं सॉल्व कैसे। मुझे बताओ दोनों साथ में चलेगा, अच्छी बात है। दोनों अगर साथ में चलेगा, नीचे वाले पे तो फोर्स लगाओ जो भी आप लगा रहे, ऊपर वाले को साथ में चलाएगा कौन? साथ में चलाएगा कौन? फ्रिक्शन। फोर्स मैक्सिमम है, यानी आप मैक्सिमम कंडीशन के लिए निकाल रहे हो, तो 3 kg कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन चल सकता है वो निकाल लो, ठीक है? तो 3 kg का डायरेक्ट हम लोग बना देंगे एफबीडी। बताओ जी 3 kg को चलाने वाला फोर्स कौन है? फ्रिक्शन, जो कि आगे लग रहा है, ठीक है ना? और कौन लगेगा? लिमिटिंग, साथ में चलना है तो
लिमिटिंग का मतलब म्यू एस एन, म्यू एस का वैल्यू 0.5, एन का वैल्यू समझ में आ रहा है, नीचे 30 ऊपर एन यानी कि 30, 15 न्यूटन अभी अभी निकाले ना जी। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम 15 लग सकता है, मतलब फ्रिक्शन ही मैक्सिमम 15 लग सकता है और वही 3 केजी को चलाएगा। तो मुझे बताओ 3 केजी मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से चल सकता है? फोर्स बाय मास 15 न्यूटन बाय 3, समझ पा रहे हैं, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? क्या 3 केजी 5 मीटर से ज्यादा के स्पीड से चल सकता है? तो बोलो ना, चल सकता है क्या? क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि उसे चलाने वाला इससे ज्यादा फोर्स ही नहीं दे सकता। ये तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है ना? अब अगर साथ में चलना है तो 5 केजी को भी इसी स्पीड से तो चलना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो कितना लगा है? तो कंबाइन सिस्टम आप मान लेंगे। कंबाइन मान लीजिए या 5 का अलग से बीडी बना दीजिए, आपकी मर्जी, जैसे भी करना है। समझ पा रहे हैं? तो हम कंबाइन बना रहे हैं। ये इसका स्टेप 1 हो गया और स्टेप 2 में कुछ भी नहीं किया, हम कंबाइन सिस्टम मान लिए। कंबाइंड हो गया 8 केजी। जब कंबाइंड मानते तो बीच का फ्रिक्शन का दोनों को एक ही मान लिए और आगे लगाना है आपको मैक्सिमम फोर्स, लेकिन ऐसा लगाना है कि दोनों साथ में चले, यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको रखना है 5। अब बताओ निकालने में क्या दिक्कत है? Max इक्वल टू ma मास 8 एक्सेलरेशन 5, आंसर कितना? 40 न्यूटन, यानी 40 न्यूटन तक। 40 से कम में भी चलेगा, 10 न्यूटन देंगे तब भी चलेगा साथ में। हाँ, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अप टू 40 न्यूटन तक दोनों बॉडी साथ में चलेगा। इसलिए देखिए 48 न्यूटन पे अलग हो गया था और 16 न्यूटन पे साथ में था। यही क्वेश्चन है ना सब कुछ, समझ पा रहे हैं? तो नीचे देखते हैं कि F is 40 है ना, तो लेस देन इक्वल टू 40 then both block move together। ठीक है, और if F is greater than 40 then both block move separately। ठीक है, सेपरेटली होने में अलग अलग एक्सेलरेशन जो वैल्यू मिलेगा तो कर लेंगे। अभी 48 के लिए तो किए। चलिए कल प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन। बाकी फ्रिक्शन मेरे तरफ से डन है। डन है मतलब मुझे जो भी सिखाना था कांसेप्ट मैंने सिखा दिया। क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन करिए। कल मैं कुछ और क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2 ब्लॉक में करवा दूंगा। पर प्लीज आज घर पे जाकर फ्रिक्शन निपटाओ। जो भी डाउट होगा कल पूछ भी लेना, है ना? अभी भी कोई डाउट होगा क्लास का आप पूछ लीजिए, पर फ्रिक्शन खत्म कर लीजिए। ठीक है, फ्रिक्शन खत्म कर लीजिए।